अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पायर ऑनलाइन सेशन। मैथ्स के तीसरे लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन के साथ मैं हूं आपका टीचर हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। तो बेटा आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप, जिसमें हमने लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो रिपीटेड फॉर्म में डिस्कस करने हैं। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो लीनियर फैक्टर्स थे, लेकिन वो रिपीटेड नहीं थे, सिंगल फॉर्म में थे। ठीक है, तो हमने उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना सीखी। तो आज हम लोग बेटा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, जो है 5.2 एक्सरसाइज। हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंसीडर किया जी 5.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिसाइड करना होता है कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो उसके लिए हमें डिग्री का पता होना जरूरी है। तो अगर हम न्यूमिनेटर को देखते हैं बेटा, तो न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है 1, और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर हम देखें तो 3 + 1, तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है बेटा, यहाँ पे 4 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 4। तो या अगर इक्वल हो जाए डिग्री, या अगर न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो जाए, तो फिर वो जो फ्रैक्शन होती है, अगर वो ग्रेटर है तो फिर हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बेटा जी अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने का तरीकाकार ये था कि सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज्ड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसके ऊपर कोई फार्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो कर दीजिए। बट इस केस में हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं वो ऑलरेडी क्या है जी, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, उन्हें मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे और कल वाले क्वेश्चन में जो चेंज नजर आ रहा है हमें, वो है इनकी होल पावर्स का। तो आप बेटा देख सकते हैं कि यहाँ पे होल पावर कितनी है जी, 1 है, और इस फैक्टर में अगर आप होल पावर देखें तो वो कितनी है जी, 3 है। तो ये जो होल पावर 3 है, मैंने आपको बताया था कि जो होल पावर होती है वो डिसाइड करती है कि उस सिंगल फ्रैक्शन की कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस बनने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें होल पावर्स को, तो यहाँ बिकॉज होल पावर 1 है तो इसका मतलब है कि इस फैक्टर में रिपीट नहीं होना, बल्कि वो एक ही दफा लिखा जाएगा। लेकिन अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, तो सेकंड फैक्टर में बेटा x + 1 की होल पावर 3 है, और x + 1 की जो होल पावर 3 है वो ये बता रही है कि इस फैक्टर ने 3 दफा रिपीट होना है विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट्स पावर्स। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि x + 1 की पहले हमने पावर लिखी 1, अगले फैक्टर में पावर लिखी 2, और उससे अगले फैक्टर में पावर लिखी हमने यहाँ पे 3। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है कि जी ऊपर जो कांस्टेंट्स लगाने हैं वो हमने कैसे डिसाइड करना होता है। तो बेटा बारहा हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो कांस्टेंट्स की तादाद होती है ऊपर, वो डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। तो इस फैक्टर में अगर हम x की वैल्यू देखते हैं तो वो क्या है, 1 है, तो ऊपर एक कांस्टेंट लिखा जाएगा a। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन फैक्टर्स में बात करें तो ये भी बिकॉज लीनियर फैक्टर्स हैं, होल पावर नो डाउट 2 और 3 है, लेकिन हमने बात करनी है अंदर x की पावर्स की। अब अगर x की पावर यहाँ पे 2 आ जाती तो फिर मुझे ऊपर 2 कांस्टेंट्स लिखना पड़ते, लेकिन अब के केस में जो x की पावर है बेटा वो 1 है, तो इस वजह से ऊपर कांस्टेंट भी एक ही लिखा जाएगा। सिमिलरली इन दो फ्रैक्शंस की भी जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी बिकॉज लीनियर फैक्टर्स हैं तो कांस्टेंट्स एक ही लिखे जाएंगे। तो ये हमारे पास ही पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई इस सिंगल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे पास ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टराइज्ड फॉर्म में फैक्टर्स पड़े हुए हैं, वो जो एलसीएम बन रहा है उस एलसीएम से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो यहाँ पे x - 2 और x + 1 का होल क्यूब है। तो जब हम x - 2 x + 1 होल क्यूब से इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये x - 2 और ये x + 1 जो है ये कैंसल आउट होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास बेटा, x - 1। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं जो a/x - 2 है, यहाँ पे जब x - 2 से कैंसिल आउट होगा तो a के साथ जो फैक्टर बचेगा वो होगा बेटा x + 1 का होल क्यूब। इसी तरह से अगर हम b की बात करें तो b में x + 1 की एक पावर कैंसिल होगी, लेकिन 2 पावर छोड़ेंगी और उसके साथ ये वाला जो फैक्टर x - 2 बचा हुआ है ये लिखा जाएगा। सिमिलरली जब हम c की बात करते हैं बेटा, तो c के साथ x - 2 ने तो आना ही आना है, लेकिन ये जो 3 पावर्स हैं इनमें से 2 पावर्स कैंसिल होंगी और एक पावर c के साथ लिखी जाएगी। जब हम d फैक्टर की बात करते हैं तो d में बेटा आप लोग देख सकते हैं कि x + 1 जो होल क्यूब है ये कैंसिल आउट होगा इस x + 1 होल क्यूब से, और हमारे पास फैक्टर बचेगा यहाँ पे x - 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यूज a, b, c और d कांस्टेंट्स की। तो a, b, c, d जो कांस्टेंट्स हैं बेटा वो इन लीनियर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो लीनियर फैक्टर है वो हमारे पास x - 2 है। तो x - 2 से जब हम x की वैल्यू सेपरेट करेंगे बाय पुटिंग इट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, x = 2 आएगा। जब x = 2 हम 0 पुट करने के बाद पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ देख सकते हैं कि x की जगह पे हम जब 2 रिप्लेस करेंगे तो इस
जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो ये b फैक्टर सारा हो जाएगा 0। इसी तरह से जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो c फैक्टर 0 हो जाएगा, और अगर d में x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये d भी 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी सिर्फ कांस्टेंट a की। तो कांस्टेंट a बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/27। अब हम लोग नेक्स्ट लीनियर फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं कि एक लीनियर फैक्टर बिकॉज x-2 था और अगला लीनियर फैक्टर जो है वो x+1 था। जब हम x+1 को अब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -1। तो जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम यहाँ देख सकते हैं बेटा जब यहाँ -1 पुट किया जाएगा तो ये a फैक्टर सारे को क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। और इसी तरह जब यहाँ x-1 पुट किया जाएगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम c कांस्टेंट में x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये c कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी d की। यहाँ जब x की वैल्यू -1 पुट की जाएगी तो d की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिलती है यहाँ पे 2/3। अब ये दो कांस्टेंट्स आ गए क्योंकि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स थे तो डेफिनेटली वैल्यूज भी दो ही कांस्टेंट्स की मिलनी थी। अब जो बाकी के दो कांस्टेंट्स हैं विच आर b एंड c, इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से कंसीडर करना होगा और इनकी जितनी ब्रैकेट्स हैं सारी ओपन करने के बाद हम इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे बेटा कंपेयर करेंगे। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कुछ फार्मूलाज जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे x+1 होल क्यूब, ठीक है जी, x+1 होल क्यूब यानी कि a+b होल क्यूब। फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है जी। तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन की तो यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर फार्मूला a+b होल स्क्वायर इक्वल होगा जी a² + b² + 2ab। इसी तरह ये c और d को मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे, इन सारी टर्म्स के साथ 1 बाय 1 क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये x³ + x + 2x² बनेगा। इसी तरह से इस -2 को उठा के जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा जी -2x² -2 एंड -4x। इसी तरह जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x × x x², x × 1 x -2x -2, ठीक है जी। इसी तरह जब d को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो dx - 2d आ जाएगा। अभी भी ये ब्रैकेट्स पूरी तरह से ओपन नहीं हुई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे +2x² और -2x² कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे x - 2x जो है वो मिलके क्या बना देगा जी, आपके पास -x बना देगा। तो अभी हमें ये दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, तो इन्हें हम जब b कांस्टेंट्स और c कांस्टेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये फैक्टर देती है और ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें सेकंड फैक्टर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही है बेटा, इस इक्वेशन में कहीं पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ कोई ब्रैकेट्स नहीं है तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट्स को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर जो कि x³ है यहाँ पे, तो x³ के जितने कोफिशिएंट्स हैं वो हम अरेंज कर लेते हैं जी। x³ का फर्स्ट कोफिशिएंट a है, सेकंड कोफिशिएंट +b है, उसके बाद कोई थर्ड कोफिशिएंट नहीं है, x³ की वैल्यू हमने सेपरेट कर ली। इसी तरह से x² के जो टर्म्स हैं उसमें यहाँ साइन आपने माइंड में रखना है बेटा, पॉजिटिव साइन ही मैंने रिप्लेस किया है। अगर आपका फर्स्ट कांस्टेंट नेगेटिव भी आ रहा हो तो भी आप यहाँ पॉजिटिव ही लिखेंगे, वो जो नेगेटिव साइन है वो अंदर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो x² का फर्स्ट कोफिशिएंट 3a और x² का अगर हम देखें तो सेकंड कोफिशिएंट यहाँ पे +c आ रहा है, उसके अलावा x² की कोई टर्म नहीं है। इसी तरह से x वाली टर्म्स को अगर हम देखते हैं तो बेटा x का फर्स्ट कोफिशिएंट 3a आ रहा है, फिर उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे -3b है, फिर x का कोफिशिएंट -3c और नेक्स्ट x का कोफिशिएंट है जी +d, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म विदाउट x a, देन -2b, देन -2c एंड देन -2d। तो इस इक्वेशन में आप लोग बेटा देख सकते हैं कि ये सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऑर्डर वाइज अरेंज हो चुके हैं, पहले x³ के, फिर x² के, फिर x के और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है जी। तो अब हम जब इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो x³ की हम अगर बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है a+b, जो लेफ्ट साइड के x³ के कोफिशिएंट्स कंपेयर होगा। क्योंकि लेफ्ट साइड पे x³ नजर नहीं आ रहा आपको तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी, 0 लिखा जाएगा। और इसी तरह से जब हम x² के कोफिशिएंट्स की बात करें तो वो बनेंगे 3a + c, और बिकॉज लेफ्ट साइड पे x² नहीं है तो यहाँ भी a + 3a + c इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के।
नेक्स्ट जब x के कोफिशिएंट्स की हम बात करें 3a माइनस 3b माइनस c प्लस d, यहाँ लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट बिकॉज 1 है तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पे 1 के आ जाएगा। सिमिलरली जब हम कांस्टेंट टर्म्स की बात करते हैं बेटा, तो कांस्टेंट टर्म्स में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट हमें -1 मिल रहा है, तो ये फिर इक्वेशन जो है कांस्टेंट टर्म्स वो -1 के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को यूटिलाइज करना है और हमारे जो रिमेनिंग कांस्टेंट्स है विच आर b एंड c, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किन इक्वेशंस को यूज करना है वो हमें देखना होगा। अगर हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे a और b कांस्टेंट्स हैं। इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो a और c कांस्टेंट्स हैं। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है b और c की। अगर मैं a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में पुट करता हूँ तो मुझे रेलिवेंट वैल्यूज b और c की मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट की। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 3a प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है प्लस 1/27। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3 9s are 27, तो ये वैल्यू उधर जाके नेगेटिव होगी और हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/9। इसी तरह जब मैं a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा बेटा, तो आप देख सकते हैं कि जब इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू 1/27 पुट की जाएगी तो b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1/27। तो ये आपके पास चारों कॉन्स्टेंट्स आ गए जी, a d b एंड c। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है कि इन चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को उठाना है और आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन से बनी थी, उस इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी, तो हम बेटा देख सकते हैं कि जो ए बी सी डी की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट की जाएंगी तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ से उठाया, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ a की वैल्यू पुट कर दी 1/27, b की वैल्यू जो क्या थी -1/27 वो पुट की, और जो c की वैल्यू -1/9 निकाली थी आपने वो c की जगह पुट की, और d की वैल्यू हमने मेरा निकाली थी +2/3। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, तो अब आपके लिए एक MCQ जो आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके आंसर्स जो है वो आप मुझे बताएंगे कि आपने इनके आंसर्स क्या निकाले हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने बेटा माइंड में रखनी है ऑनेस्टली कि इस MCQ को सॉल्व करने के लिए आपने टाइम जो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। ठीक है जी, तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट कल बताया था कि अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शंस दे दी जाए और उसमें कोई एक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना हो तो उस कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, ये वो आपका क्वेश्चन है जी। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर निकालना है और विद सॉल्यूशन आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि आपने ये वैल्यूज़ किस तरह से निकाली हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट और नेक्स्ट जो टाइप 3 होगी उसके साथ हम लोग इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। कल का लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक सेकंड शॉर्टकट जो है वो चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस का डिस्कस करना है। तो बी इन टच विद द लेक्चर्स। ओके बेटा जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।